students, my name is Nidhi Soni and I am from Bharati College. आज हमारा टॉपिक जो है वो डिप्लोमा फिफ्थ सेम मशीन 2 का टॉपिक है जो यूनिट 4 में आप पढ़ोगे. ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टॉपिक हमने यूनिट 3 तक किया था. आज यूनिट 4 का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बता दिया था कि कितने टाइप्स या कितने टाइप के बेसिस में आपका क्लासिफिकेशन होता है एसी मोटर्स का, है ना. तो एक तरह से आज हम देखेंगे कि 3 फेज एसी मोटर जो होता है उसमें जो आपका स्टेटर होता है उसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है. ठीक है, उस वर्किंग प्रिंसिपल को आज हम समझने के लिए ये डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे. तो आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इसको थ्योरी पढ़ने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप देख सकते हो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और उसका जो आपका स्टार्टिंग मेथड है, प्रिंसिपल है, वो कैसे स्टडी आप कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, आप ये डायग्राम देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे क्लियर ये दिख रहा है डायग्राम के थ्रू. ओके, इस डायग्राम में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो फर्स्टली यहाँ पे देख रहे हो, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो ये आउटर पार्ट जो आपका स्टेटर है. स्टेटर में आपके पोल्स लगे हुए हैं, जिस पोल्स में आपकी वाइंडिंग्स दी हुई है. ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें पहले ही समझा चुकी हूँ. तो ये वाइंडिंग्स के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, सप्लाई को देते हैं. ठीक है, तो ये 2 पोल्स बाउंड ईच सिंगल फेज वाइंडिंग. तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन. एक स्टेटर है, उसमें पोल्स है, उस पोल्स में वाइंडिंग्स लगी हुई है जिसके थ्रू हम सप्लाई देते हैं. अंदर एक रोटर होता है. ठीक है, तो ये अगर सर्किट डायग्राम के थ्रू आप बनाना चाहो तो ये आपका सर्किट डायग्राम फेज ए, फेज बी और फेज सी, ये 3 फेज में आपका बना हुआ है जहाँ से ये वायर्स आपके निकले हुए हैं. ठीक है, यहाँ से आप सप्लाई दोगे, जो आपका फर्स्ट लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 फेज है, उससे आप क्या करोगे, यहाँ पे सप्लाई दोगे तीनों फेज में. तो ये आपका रोटर जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल के थ्रू ये घूमना शुरू कर देगा, है ना. तो ये घूमता है, ये तो हमने तो देखा है कि हम जैसे ही मोटर को ऑन करते हैं वो उसका अंदर जो पार्ट होता है, रोटर होता है, वो घूमने लगता है. बट हमें ये नहीं पता कि वो कैसे घूमता है. ठीक है, तो उस चीज़ को आज समझने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं ये डायग्राम. ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको दिखाती हूँ स्टेटर का वाइंडिंग, स्टेटर और उसके आउटर लेयर को. ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम एक देख सकते हो, इस डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे एक वेव फॉर्म पढ़ेंगे. वेव फॉर्म के थ्रू हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम देखते हैं. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द डायग्राम, डायग्राम को आप देख सकते हो. यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में क्या है, आपके स्टेटर का वाइंडिंग दिखाया गया है. ये जो ऊपर वायर जैसे बने वो वाइंडिंग है आपके. तीनों फेज भी यहाँ पे दिखाया गया है जो 120 डिग्री एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं क्या लिखा है. व्हेन वी अप्लाई 3 फेज सप्लाई टू द 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग टू अ रोटर मशीन, रोटेटिंग मशीन, a rotating magnetic field is produced which rotates in synchronous speed. स्टूडेंट्स, मैंने ये टॉपिक आपको पहले ही एक बार समझाया था. मैंने बताया था 3 फेज सप्लाई को मोटर में हम कहाँ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स में सप्लाई दे देते हैं. तो इस चीज़ को याद रखना है, इसमें 2 वाइंडिंग्स होती है. एक होता है फील्ड वाइंडिंग, एक होता है आपका आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगा है, आउटर साइड में. तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो है ये, इसमें हम क्या करेंगे, एक सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में देंगे. तो रोटेटिंग मशीन क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड में. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायग्राम में. ठीक है, ये डायग्राम में जो आपको दिखा रही हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा और मैं जो समझा रही हूँ उसे आप समझने की कोशिश करिएगा. ठीक है, तो फर्स्टली आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये जो आपको दिया गया है, ये क्या दिया गया है, स्टेटर है. ये स्टेटर का आउटर लेयर है जिसमें पोल्स है. पोल्स में आपकी ये जो वायर्स लगे हुए हैं ये आपके वाइंडिंग्स है. क्या है स्टूडेंट्स, ये वाइंडिंग्स है. ओके, ये जो वाइंडिंग्स हो गए आपके, अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया था रोटर में आपका 3 फेज का, इसमें जो 3 फेज वाइंडिंग है वो कितने डिस्प्लेसमेंट में बना रहता है, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट में बना रहता है एक दूसरे से. दे आर 120 डिग्री डिस्प्लेस टू फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन आर, यानी आर, ये आर फेज हो गया, ये वाई, ये बी फेज. तो ये सबका फ्लक्स यहाँ पे दिखाया गया और ये फेजेस आपको दिखाए गए. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जब हम क्या करते हैं, तीनों फेज के थ्रू जब सप्लाई देते हैं तो ये जो आपके अंदर पोल्स में जो वाइंडिंग्स लगे हुए हैं, इस वाइंडिंग के थ्रू जब वो करंट फ्लो करता है, उस कंडीशन में यहाँ पे आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है. क्या बनता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक सिंक्रोनस स्पीड में घूमता है. ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्पीड से घूमता है, जिस स्पीड से घूमता है उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, तो वो सिंक्रोनस स्पीड में घूमता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताया, एक सिंक्रोनस स्पीड में घूमता है.
और क्या करता है उस सिंगल स्लिट घूमते घूमते, जब वो मैं यहाँ पे कंडक्टर्स के लाइंस होते हैं रोटर में आपके, वो रोटर्स के कंडक्टर्स के लाइन को कट करता है, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है आपका एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। उस फ्लक्स, वो फ्लक्स कहाँ पे होता है, इस पाथ में, स्टेटर के एक पाथ में फ्लक्स मूव करता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो उस वजह से क्या होता है, एक छोटा सा टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस फ्लक्स की वजह से आपका यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ की वजह से आपका ये जो रोटर है वो घूमना शुरू करता है। और रोटर क्यों घूमता है, बिकॉज उस रोटर के कंडक्टर में, नेचर वाइंडिंग के कंडक्टर में क्या होता है आपके, वहाँ पे करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द ईएमएफ। ईएमएफ इज नथिंग, इट इज जस्ट अ वोल्टेज। ईएमएफ आपका कुछ भी नहीं है, एक वोल्टेज है जो फ्लक्स प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से वहाँ पे जनरेट होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो वो ईएमएफ जो है उस वजह से वहाँ पे करंट फ्लो करता है, उस करंट की वजह से आपका रोटर गोल गोल घूमने लगता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं उसको। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा हुआ है, we will try to understand the theory behind the production of rotating magnetic field. For that, we will first imagine one stator of an electric motor where three-phase winding is physically distributed in the stator core in such a manner that winding of each phase is separated from other by 120 डिग्री इन स्पेस। इसमें यही चीज़ बोला गया है कि अगर आप स्टडी करना चाहते हो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल, तो उसमें आप सबसे पहले क्या इमेजिन करोगे, एक स्टेटर। अभी मैंने आपको वही चीज़ बताया, एक स्टेटर इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, जिसमें 3 फेज वाइंडिंग लगी हुई है और उसमें स्टेटर कोर भी है। तो उस मैनर से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो वाइंडिंग हर एक फेज का एक दूसरे से 120 डिग्री स्पेस पे वो रहेगा, डिस्प्लेस्ड रहेगा, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ऑल्दो द वेक्टर सम ऑफ 3 करंट इन अ बैलेंस सर्किट 3 फेज सिस्टम is zero at any instant, but the resultant of magnetic field produced by the current is not zero, rather it will be constant or non-zero value rotating in a space in respect to time। यही बताया गया है कि थ्री करंट्स जो होते हैं इसमें फ्लो करते हैं, वो बैलेंस्ड 3 फेज इसलिए रहते हैं, इसका जो बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम होता है वो जीरो होता है, बिकॉज ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि जीरो होता है ना। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन ईच फेज। अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स कितने अमाउंट का प्रोड्यूस हो रहा है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन के थ्रू। तो आप उस इक्वेशन को यहाँ देख सकते हैं, इट इज सिमिलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट इन अ 3 फेज सिस्टम एज अ फ्लक्स इज कोपेशियल विद करंट, ठीक है। मतलब फ्लक्स जो है वो आपके करंट के साथ कोपेशियल है, तो उसी वजह से हम यहाँ पे इक्वेशन से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका आर फेज है, ठीक है, तो 3 फेज आपके पास आर, वाई एंड बी। तो ये आर फेज जो है उसके लिए हम यहाँ पे फाई एम साइन ओमेगा टी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई वाई जो है उसको फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री में, और फाई बी को हम फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है वेयर साई आर, साई वाई एंड साई बी आर इंस्टेंटेनियस फ्लक्स ऑफ corresponding red, yellow and blue phase winding। psi m amplitude of the flux wave। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी गई स्टूडेंट्स की, यहाँ पे आपको फाई आर वाई वी ये तीनों चीज क्या है, आपके फ्लक्स है करस्पॉन्डिंग किसके, अलग अलग फेजेस के, आपका रेड येलो ब्लू उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो दिया है साई एम में दिया गया है वो आपका फ्लक्स वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक वेव फॉर्म समझाती हूँ, ये इक्वेशन आप याद रखिएगा बिकॉज ये आगे आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो वेव फॉर्म मैंने आपको दिखाया है। फर्स्ट आपका जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, पहला आपका एक 3 वे पे 3 फेज हमने पढ़ा है इस टॉपिक में, इसलिए 3 फेजेस में आपका ये सप्लाई मिलता है। तो ये समझो ये आर के लिए हो गया, सेकेंड ब्लू वाला आपके आर फेज के लिए हो गया, और रेड वाला आपके वाई फेज के लिए हो गया, सॉरी रेड वाला आपके आर फेज के लिए हो गया, एंड ब्लू वाला आपके बी फेज के लिए हो गया, और येलो वाला आपके वाई फेज के लिए हो गया। तो ये तीनों फेजेस के जो करंट से ऐसे फ्लो करेंगे 3 फेज से, तो आपका ये जो एम्पलीट्यूड होगा सबसे टॉप में यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, एंड पिक वैल्यू हो गई वो साई एम हो गई।
यहाँ पे आपके रीडिंग्स दिए 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग आपका ये साइन वेव फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ऑन द अबव ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लक्स वेव वी विल फर्स्ट कंसीडर द पॉइंट ओ। हम इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो आपको ऊपर दिख रहा है, अभी मैंने समझाया है, उसमें हम कंसीडर करते हैं जो पॉइंट ओ दिया है उसको, ठीक है। वहां से एक इक्वेशन हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं। हियर द वैल्यू ऑफ ओमेगा आर इज फाई आर इक्वल्स टू फाई एम साइन 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगा फाई आर के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वही हम देखते हैं कि यहाँ पे हियर द वैल्यू फॉर साई आर इज इतना आर के लिए फ्लक्स का मैंने यहाँ पे फॉर्म किया ना, क्योंकि यहाँ पे डिग्री आपका 0 था तो मैंने साइन के बाद यहाँ पे थीटा के 0 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम तो देखते हैं कि वैल्यू ऑफ साई वाई के लिए, तो वहीं आपका फाई वाई का वैल्यू हो जाएगा फाई एम साइन 0 माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू फाई एम, कि मैंने कहा था कि करंट जो फ्लो करेगा तो 0 में, तो 0 आ गया यहाँ पे, है ना, इक्वल्स टू फाई एम साइन माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 माइनस √3/2 फाई एम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ऐसे हम यहाँ पे फाई बी यानी ब्लू फेज के लिए निकालेंगे तो ये आ गया आपका ऐसा इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप ये डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे मैंने फाई आर, फाई बी और फाई वाई के लिए वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, डायग्राम में देख लीजिए। Resultant of these flux at the instant omega r is 1.5 omega m which is shown in the figure below, ठीक है। आपको ऐसे दिखाया गया है यहाँ पे कितना वैल्यू आया उसके बारे में, यहाँ पे नीचे डायग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, तो वो एक स्टेप था जब हमारा थीटा 0 था। अब हम थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, वहाँ पे डिग्री को 30 डिग्री कर देते हैं। उस कंडीशन में अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फाई आर, फाई वाई और फाई बी की यहाँ पे इक्वेशन निकलेगी, आप चेक कर सकते हो। हमने सारे क्वेश्चन से कुछ नहीं किया, जो फर्स्टली जो क्वेश्चन हमें मिला था उसी में जो थीटा की वैल्यू थी उसी को हम पुट अप करके यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाई आर फाई एम साइन 30 डिग्री, ऐसे यहाँ पे मैंने इक्वेशंस फाई वाई और फाई बी के लिए रखा है, वैसे इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज नेक्स्ट न्यू वैल्यू मिली है जब आपकी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। पहले 0 थी, यहाँ पे 30 डिग्री हो गई, तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, तीनों के लिए। यहाँ पे मैंने अब चेंज किया तो यहाँ पे मेरा डायरेक्शन थोड़ा जो मूव हो जाएगा, जहाँ पे मैंने एरोज दिखाए थे उससे थोड़ा 30 डिग्री मूव हो जाएगा जो फेजेस हैं वो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं जो पहले डायग्राम था उससे मैंने यहाँ पे 30 डिग्री मूव कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका ये जो डायग्राम है इसमें आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो इक्वेशन वहाँ पे जो बना था वो ऐसा बना था, ठीक है। इस तरीके से आपका वहाँ पे फेजेस थे, बट ये फेजेस जो है आपके 30 डिग्री इस साइड मूव हो गए, यानी आपके 30 डिग्री इस साइड मूव हो गए हैं। यहाँ पे जो आप फेजेस देख रहे हो वो 30 डिग्री इस साइड मूव हो गए। ऐसे नेक्स्ट स्टेप के लिए हम जहाँ पे डिग्री चेंज करेंगे फिर 30 डिग्री से नेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 30 डिग्री फिर से चेंज हो गया। मैंने पहले 0 लिया था इस इक्वेशन में, तीनों इक्वेशन में। जो इक्वेशन फर्स्टली मैंने दिखाया था मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है जिससे मैंने पहले ओमेगा टी की जगह 0 रखा था, फिर मैंने उसको ओमेगा टी की जगह 30 डिग्री रखा, देन ओमेगा टी की जगह मैंने 60 डिग्री रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे 60 डिग्री रखा है। 60 डिग्री के बाद अभी मेरे को तीनों इक्वेशन में फिर से यहाँ पे इक्वेशंस मतलब वैल्यूज़ मिले हैं। नेक्स्ट डायग्राम फिर हमारा ऐसा बनेगा 30 डिग्री बियॉन्ड फिर से मूव करके फेजेस को। ये दिखा स्टूडेंट्स आप लोग को कि यहाँ पे फिर से 30 डिग्री मूव हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज किए, फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं 60 डिग्री में फिर 30 डिग्री ऐड कर देते, तो ये 90 डिग्री मूव करेगा, ठीक है। 90 डिग्री में मेरा यहाँ पे फिर से क्या हो गया, एक वैल्यू आ गई, तीनों इक्वेशंस में एक वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आई, वैसे ही क्या करनी है हमको यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी चेंज कर करके वहाँ पे मैंने मूवमेंट चेंज करती गई। तो क्या हो रहा है मतलब उसका कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते जा रहा है, ठीक है। यही हमको अभी स्टडी करना था कि 3 फेज वाइंडिंग जो होता है एसी मोटर का, उसके स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, ठीक है। इस वे पे हम प्रूव कर सकते हैं कि बैलेंस सप्लाई अप्लाई हो रहा है आपके 3 फेज स्टेटर में वाइंडिंग में और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज आप समझ गए कि इस इक्वेशन के थ्रू हम इसे कैसे समझा सकते हैं, वेव फॉर्म क्या है। ओके, आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।